Rishri Bahuguna. I welcome you to Maths Easy. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फंक्शंस या फिर फलन। आज हम करने वाले हैं विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो रिलेशंस दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि पहला वाला जो रिलेशन है वो फंक्शन है और दूसरा वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है, राइट। अब देखो इसके लिए हमें याद कर ले, हम फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या दी थी कि अगर डोमेन का हर एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से जाके जुड़ता है कोडोमेन में तो वो फंक्शन कहलाता है, राइट। तो यानी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए या फिर एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इसी पॉइंट को हम थोड़ा देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस फंक्शन को अगर आप इस रिलेशन को अगर आप देखें, क्योंकि अभी हमने बताया नहीं कि ये फंक्शन है, पहले हम प्रूव कर रहे हैं, राइट। तो अगर सिर्फ मैं एक्स स्क्वायर को देखूं तो एक्स में तो अगर हम एक्स की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर की वैल्यूज भी अलग अलग ही आएंगी इस रेंज में 0 से लेकर 3 तक। नेगेटिव वैल्यूज यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यूज होती तब नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, 0 से लेकर 3 है तो एक के लिए एक ही इमेज आपके पास आएगी, राइट। और 3 से लेकर 10 तक भी इसकी वैल्यू 3x है तो एक की एक ही इमेज आएगी। दिक्कत हो सकती है इसकी 3 पे, क्योंकि 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ पे भी इक्वल टू का निशान है, राइट। तो ये यानी कि 3 इस रेंज में भी आ रहा है और इस रेंज में भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 पे इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं कि 3 पे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सेम ही वैल्यू दोनों से आ रही है या अलग अलग वैल्यूज आ रही है, वो चेक हम कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ F3 पे वैल्यू निकालूं तो मैं ऊपर वाला भी ले सकती हूँ, क्योंकि 3 यहाँ इंक्लूडेड है तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू होनी चाहिए 3 का स्क्वायर। ऊपर वाला मैंने ले लिया, 3 का स्क्वायर क्या है 9, राइट। अब नीचे वाले को देख लेते हैं, क्योंकि ये 3 यहाँ भी है तो इसके हिसाब से 3 into 3 9 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, 9 दो अलग अलग इमेजेस नहीं आ रही है। तो आप ये दिखाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज इन दिस fx therefore it is a function, या फिर fx में हर एक x के लिए एक ही प्रतिबिंब है इसलिए ये एक फलन है, राइट। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब यहाँ पर भी हम इस 2 पे चेक करेंगे, बाकी सब में ठीक है, इस 2 पे हम चेक करेंगे। तो देखो ये 2 दोनों में है, इसके लिए मैं ये भी यूज कर सकती हूँ, ये भी। दोनों से अगर आंसर सेम आता है तो ये फंक्शन होगा, अगर अलग अलग आता है तो ये रिलेशन होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करती हूँ G2 तो ये हो जाता है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ अगर मैं 2 पुट करती हूँ, क्योंकि देखिए 2 यहाँ भी है इसलिए पुट करना पड़ रहा है, 3 into 2 जो कि आ रहा है 6। यानी कि एक एलिमेंट के लिए दो अलग अलग इमेजेस आ रही है, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे G2 के हमारे पास 2 प्रतिबिंब है या फिर 2 इमेजेस आ रहे हैं 4 and 6, therefore it is not a function, it is simply relation। ओके, इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फंक्शन आपको दिया गया है और आपको दिए गई वैल्यू निकालनी है कि ये क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में fx बराबर x स्क्वायर दिया गया है आपको, और ये कह रहा है इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए 1.1 माइनस 1, राइट। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो करना क्या है, आपको फंक्शन आपको दिया ही गया है, यहाँ सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो f11 मतलब है x की जगह हमें क्या पुट करना है 1.1, राइट। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर, क्योंकि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो f1.1 इक्वल टू 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। जो x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे वही यहाँ रखनी होती है। तो यहाँ पर हम 1.1 रख रहे हैं तो यहाँ पर भी हम 1.1 रखेंगे, और यहाँ पर ये 1 है तो इस समय 1 आ जाएगा तो 1 का स्क्वायर, राइट। और 1.1 माइनस 1 कितना होगा 0.1। तो डिनोमिनेटर तो सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1.21, राइट। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 1 अपॉन 0.1। अब इसको माइनस कर लीजिए तो कितना आ गया 0.21 अपॉन 0.1। तो आंसर इज हाउ मच 2.1 इज द आंसर।
ये आ जाएगा, आप इसको डिवाइड कर लीजिए। कैसे करेंगे डिवाइड? ये पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.1, राइट। तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, एक फंक्शन आपको दिया गया है, एक फलन आपको दिया गया है, इसका आपको डोमेन यानी कि प्रांत बताना है। और किस तरीके का फंक्शन है, ये आपको पिछले वीडियो में बताया था, रेशनल फंक्शन, राइट, परिमेय फलन। तो इसमें हमें ध्यान ये रखना होता है, ये फंक्शन का डोमेन, डोमेन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, एक्स की वैल्यूज जो हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसमें एक्स की हम कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड जो इसका हर है डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको बस वो वैल्यूज इसमें से हटानी है, डोमेन में से पूरी वास्तविक संख्या इसका डोमेन हो जाएगा, एक्सेप्ट दो वैल्यूज जहां पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, जब कभी भी आपको रेशनल फंक्शन दिया गया होगा, परिमेय फलन दिया गया होगा, तो उसका डोमेन निकालने का तरीका ये होता है कि उसके डिनोमिनेटर को आप इक्वेट कर देंगे 0 से, 0 के बराबर कर देंगे। जो x के मान आएंगे वो मान आपको हटाने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो डोमेन निकालने के लिए सबसे पहला काम होगा x² माइनस 8x प्लस 12 को आप इक्वेट करेंगे 0 से। अब 12 के ऐसे फैक्टर आपको करने हैं कि प्लस करके 8 आ जाए। तो बताइए क्या होंगे, 6 2 12, तो क्या हो गया इसके फैक्टर, x माइनस 6 x माइनस 2, ये आपके इसके फैक्टर्स आ गए, राइट। अब आंसर आपका क्या, x की क्या क्या वैल्यूज है, 6 और 2, यानी कि x की वैल्यू 6 और 2 को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकती है। तो जब आप इसका डोमेन लिखेंगे तो डोमेन किस तरीके से लिखेंगे, डोमेन इस तरीके से लिखेंगे कि r पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, माइनस 6,2, 6,2 को छोड़कर सभी x की वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि रियल नंबर लाइन को हम कैसे भी लिख सकते हैं, -∞ to +∞, ऐसे लिखिए और उसमें से ये दोनों पॉइंट सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आपने लिख दिया इसका डोमेन। तो ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि रेशनल फंक्शंस में आपको वो पॉइंट हटाने होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर आपका हो रहा होता है 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डोमेन और रेंज आपको फंक्शन की बतानी है। मॉडुलस फंक्शन आपको दिया गया है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको मॉडुलस फंक्शन पता होगा कि क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन में आंसर हमेशा हमारा आता है पॉजिटिव। तो fx इक्वल्स टू दिया गया है आपको यहाँ पे, fx इक्वल्स टू दिया गया है अंडर रूट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में अभी मॉडुलस फंक्शन नहीं है, अंडर रूट फंक्शन है, राइट। रूट फंक्शन हम पहले कर लेते हैं। तो रूट फंक्शन आपको दिया गया है। अब रूट फंक्शन का भी मैंने बताया था कि इसमें क्या x की वैल्यूज किस तरीके से पुट करनी है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि माइनस संख्याओं का रूट डिफाइन नहीं है। तो बताओ x की क्या क्या वैल्यूज हम इसमें रख सकते हैं जो हमेशा ये पॉजिटिव रहे। तो उसको करने का भी तरीका ये था कि जो इसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको इक्वेट कर दीजिए आप 0 से, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब आप रियल नंबर लाइन पे देख लीजिए, 1 से बड़ी संख्या अगर आप यहाँ कोई रखते हैं, जैसे सपोज 2 रखा, 2 - 1 पॉजिटिव आ रहा है ना, यानी 1 के इस तरफ ये आएगा पॉजिटिव और 1 के इस तरफ ये आएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जैसे 1 से इस तरफ 0 रखिए आप, तो 0 - 1 माइनस आ रहा है ना, तो यानी कि हमें तो वो वैल्यूज रखनी है जिसके लिए ये पॉजिटिव आए। तो पॉजिटिव किन वैल्यूज के लिए आ रहा है, ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट। तो इसका जो डोमेन x की क्या क्या वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं वो क्या आ जाएंगे आपकी, x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क्लोज ब्रैकेट इस तरीके से बॉक्स अगर मैं बनाती हूँ, इसका मीनिंग होता है 1 को इंक्लूड करना है, इन्फिनिटी तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। जब भी बाउंड्री लाइन पे -∞ या +∞ होगा उस वक्त हमेशा ओपन ब्रैकेट्स बनाइए आप, राइट। तो इस तरीके से हमने डोमेन इसका निकाल दिया है। ओके, नाउ अब इसकी रेंज की अगर हम बात करें, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज आप कैसे निकालेंगे, इसकी रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि fx की क्या क्या वैल्यूज इसकी आ सकती है। ओके, fx की क्या क्या वैल्यूज आपकी इसकी आ सकती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूट जब हमारा होता है तो उसको फंक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे x - 1 भी बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा।
तो यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आ सकती है और 0 से ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि रेंज इसकी क्या हो जाएगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये जो रेंज निकालने का, डोमेन निकालने का तरीका है, इसमें थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, फंक्शन का नेचर देखना पड़ेगा। जैसे हमने रेशनल फंक्शन में देखा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रूट फंक्शन में हमने देखा कि इसमें इसके अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन, जो हम पहले कह रहे थे, उसमें भी आपको डोमेन और रेंज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में fx इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 दिया गया है। ठीक है, अब मॉडुलस फंक्शन है, हमें मालूम है मॉडुलस फंक्शन में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, x की पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। तो डोमेन तो सीधे सीधे इसका हो जाएगा कंप्लीट रियल नंबर लाइन, ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, राइट। ये आप ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए, जब भी मॉडुलस फंक्शन हो उसका डोमेन हमेशा वास्तविक संख्याएं सारी की सारी होती हैं, ओके। और रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज क्या होगी इसकी, हमेशा हमने क्या पढ़ा था कि मॉडुलस फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा धनात्मक आता है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होगी, 0 भी आ सकता है 1 पे, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट। तो इस तरीके से इसकी डोमेन और रेंज आपने निकाल ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन आप थोड़ा सा इसने इस फॉर्म में दे दिया आपको, f जो है इस फॉर्म में दिया है कि x ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे दिया, क्रमिक युग्म की तरीके से आपको दे दिया है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है ये, राइट। ये आपको दे दिया है इसमें, ये कह रहा है कि डिटरमाइन द रेंज, इसकी आपको परिसर निकालना है, रेंज निकालनी है, y की वैल्यूज, ओके। तो अब देख लेते हैं, इसमें जो क्रमिक युग्म में जो होता है x, ये x होता है, ये y होता है, तो अगर y या फिर fx जिसको आप कह रहे हैं, तो इसको पहले हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि fx बराबर क्या दिया गया है, x² / 1 + x², राइट। डोमेन तो इसने दे दिया है, डोमेन होती है x की वैल्यू जो इसने ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि डोमेन इसका x की क्या वैल्यू पुट करनी है आपने, सारी वास्तविक संख्याएं या फिर रियल नंबर्स आपको यहाँ पे पुट करने हैं, ओके। अब देखो, अब इसका आंसर क्या क्या आ सकता है वो हमें देखना है, वही हमारी रेंज होगी। अब रेंज हम देख लेते हैं, ठीक है। रेंज देखने के लिए आप ये देखो कि x² का नेचर कैसा होता है। अब x की चाहे मैं पॉजिटिव वैल्यूज रखूं चाहे नेगेटिव वैल्यूज रखूं, अगर मैं उसका वर्ग कर रही हूँ, स्क्वायर कर रही हूँ, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी कि x² हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक धनात्मक संख्या होगी, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब अगर मैं किसी नंबर को, जैसे सपोज ये 2 अगर मैं रखती हूँ x की जगह, तो ये आएगा 4/1 + 4, यानी कि 4/5, यानी कि जो नीचे की संख्या आएगी वो हमेशा ऊपर की संख्या से एक बड़ी आएगी, हमेशा ही आएगी ना, क्योंकि +1 है, ऊपर x² है, नीचे x² + 1 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में आपका हमेशा ऊपर वाली संख्या से एक ज्यादा आएगा, तो ये वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये हमेशा क्या होगी, वैल्यू 1 से छोटी होगी, राइट। और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 0, x² की, तो 0 या तो ये 0 से धीरे धीरे बढ़कर जाएगा, 1 तक पहुंच नहीं पाएगा ये कभी भी, क्योंकि नीचे की वैल्यू क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, या तो ये 0 हो सकता है और 1 तक पहुंचते पहुंचते ये रह जाएगा, क्योंकि आप चाहे कैसे भी वैल्यू पुट करें, ये वैल्यू 1 के करीब तो जा सकती है, लेकिन 1 कभी नहीं आ सकती, इसलिए ओपन ब्रैकेट यहाँ पे मैंने बना दिया है। आई होप सो दिस इज क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, इसमें आपको फंक्शंस दिए गए हैं, उनका आपको प्लस माइनस और डिवीजन दिखाना है किस तरीके से, तो देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं, इसमें आपको fx = दिया गया है x + 1, gx = दिया गया है 2x - 3, आपको निकालना है f + g, f - g और f/g, राइट। हम ये निकाल लेते हैं, f + g मतलब इन दोनों फंक्शंस को सीधे सीधे जोड़ देना है, तो f + g = क्या हो जाएगा, fx + gx, दैट इज क्या आ जाएगा बताओ, x + 2x 3x हो जाएगा, -3 + 1 -2 हो जाएगा, तो ये आपने f + g निकाल लिया है। इसी तरीके से आप f - g भी निकाल सकते हैं, इधर वो क्या होगा, fx - gx, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा, x - 2x, तो -x हो जाएगा, 1 - प्लस हो जाएगा 4, राइट।
और f अपॉन जी क्या हो जाएगा, f अपॉन जी यानी कि दोनों को डिवाइड कर देना है, fx अपॉन gx हो जाएगा। तो fx की वैल्यू कितनी है आपके पास, x प्लस 1 और gx की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 3। बट इस बात का ध्यान देना है कि ये जीरो ना हो, यानी कि 2x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 3/2 नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो x की वैल्यू आपको 3/2 इसमें नहीं लिखनी है, तो ये पॉइंट लिखना यहाँ पर जरूरी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने फिर से एक फंक्शन आपको दे दिया है और इसमें एक आपको किस फॉर्म में दिया है फंक्शन, इसमें आपको रोस्टर फॉर्म में इसने फंक्शन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में रोस्टर फॉर्म में दे दिया है f इक्वल्स टू 1, 1, 2, 3, फिर है 0, -1, फिर है -1, -3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि z से z में जा रहा है फंक्शन, यानी कि इसका डोमेन भी इंटीजर है, और इसका कोडोमेन भी इंटीजर है। ओके, पूर्णांक है, और fx बराबर दे दिया है आपको इसने फंक्शन ax प्लस b। तो कह रहा है a और b की वैल्यूज आप निकालिए। तो कैसे निकालेंगे आप a और b की वैल्यू, जैसे मैंने कहा था ये आपका x होता है, ये आपका fx होता है दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि हम इसको f1 के लिए निकाल लेंगे। f1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b, और ये किसके बराबर दिया है fx 1 के बराबर, यानी कि पहली इक्वेशन आ गई a प्लस b इज इक्वल टू 1। और दूसरी भी आप इसी तरीके से ले सकते हैं, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, कोई भी दो ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो दो इक्वेशंस हमें चाहिए, राइट। तो दो इक्वेशंस निकालेंगे, आप इसको ले लो, ये ज्यादा आसान दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है क्योंकि ये x और ये fx, राइट। तो यहाँ पर आप f0 यहाँ रख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दैट इज b, और ये इसके ऊपर टू कितना आ जाएगा -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये 2 की वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए यहाँ, तो a -1 इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई -1, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 + 1 दैट इज 2। तो b की वैल्यू -1 आ गई और a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है और ये तीन चीजें आपको दी गई हैं जिसमें आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले रिलेशन हम समझ लेते हैं क्या दिया गया है कि a b, इस तरीके से a b से तब मैच होगा जब a b का स्क्वायर होगा, राइट। अब इसमें पहला ये कह रहा है, पहले का आप सोल्यूशन देख लीजिए। पहला ये कह रहा है कि a b बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r, सॉरी a बिलोंग्स टू r, मतलब एक एलिमेंट खुद से ही जाके मैच हो जाएगा सभी a के लिए जो नेचुरल नंबर में। तो ये सभी a के लिए कैसे सही होगा आप देखिए। अब देखो 1 के लिए तो ये ठीक होगा, क्योंकि अगर 1 मैं देखूं तो 1 में यहाँ लिखूं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जो ये 1 a के इक्वल है, तो 1 के लिए तो ये करेक्ट है। अगर सिर्फ ये 1 के लिए कहता तो 1 के लिए तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, 1 से जाके मैच कर जाता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं, ये 2, 2 भी इससे मैच करना चाहिए। अगर फॉर ऑल का मतलब है सभी के लिए सही होना चाहिए, तो 2, 2 मैच करना चाहिए, यानी कि 2, 2 कब मैच करेगा जब पहला वाला दूसरे वाले का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर नहीं है ना, तो ये इसके लिए मतलब 2, 2 इसके लिए मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपको तो एक ही एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है ये बताने के लिए कि ये गलत है। तो आप ये देखेंगे 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू r, ये r को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सभी नेचुरल नंबर के लिए ये सही नहीं है, राइट। अब दूसरे वाले को हम देख लेते हैं, a, b बिलोंग्स टू r। सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, a, b बिलोंग्स टू r, ये कह रहा है अगर a, b r को बिलोंग करता है, तो ये कह रहा है ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि b, a भी r को बिलोंग करेगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप खुद बताइए मुझे। जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि b की वैल्यू मैंने 2 ली, ठीक है, जो a है वो b का स्क्वायर है, यानी कि a की वैल्यू 4 होगी, तो 4, 2 तो r को बिलोंग करेगा। तो क्या 2, 4 r को बिलोंग कर रहा है, आप देखिए इट डज नॉट बिलोंग टू r, क्योंकि अगर ये बिलोंग करेगा तो इसमें a जो है पहले स्थान पे जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, दूसरे के स्क्वायर के, जो कि नहीं है।
तो इसका मतलब अगर 4,2 यहाँ बिलोंग कर रहा है तो 2,4 यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले वाला दूसरे वाले का स्क्वायर नहीं है। आप देखिए यहाँ पहले वाला ये दूसरे वाले से तब मैच करता है जब पहले वाला दूसरे वाले का स्क्वायर होता है, राइट। तो ये भी आपका गलत है। सेकंड वाले को भी आप असत्य लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ये एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं या कोई दूसरा एग्जाम्पल भी आप दिखा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है, देखो थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि अगर ए बी आर को बिलोंग करते हैं, तो अभी हम वही ले लेते हैं जो अभी एग्जाम्पल हमने लिया था। हमने ले लिया 2,4 बिलोंग करता है आर को, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, ठीक है, तो ये आर को बिलोंग करेगा। इसी तरीके से मैं ले लेती हूँ 3,9, ठीक है, ये भी आर को बिलोंग करेगा, क्योंकि ए जो है वो बी का स्क्वायर है, राइट। अब इसके हिसाब से तो हमारे पास ए सी आर को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 4,3 आर को बिलोंग करना चाहिए, जो नहीं कर रहा है, क्योंकि बिलोंग करने की कंडीशन ये होगी कि 4 जो होना चाहिए था 3 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहाँ पर ये भी असत्य है। आप देखिए ये तीनों प्रॉपर्टीज इस केस में आ रही है हमारे पास गलत, उसके एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे दे दिए हैं, राइट। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने 2 सेट्स आपको दिए हैं ए एंड बी, और एक फंक्शन दिया गया है। फिर से 3 कंडीशन दी गई है, आपको बताना है कि वो सही है या गलत है। वो पूछ रहा है क्या ये सत्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ए आपको सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4। बी आपको सेट दिया गया है 1, 5, 9, 11, 15 एंड 16, राइट। और जो फंक्शन आपको दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, वो दिया गया है 2,9, देन 3,1, 4,5 एंड 2,11, ठीक है। ये आपको फंक्शन दिया गया है। अब पहली चीज ये पूछ रहा है कि f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, क्या a से लेकर b में ये संबंध है। तो आप देखिए इसके जो पहले एलिमेंट है वो क्या a के हैं, a 1, 2, 3, 4। तो देखिए 1, 2, 3, 4, ये भी 2 है, इसी का एलिमेंट है। दूसरे एलिमेंट b के अंदर होने चाहिए, तो 5, 9, 1, 5, 11 ये सब b के एलिमेंट है, ठीक है। तो a और बीच में ये संबंध तो है, यानी कि पहले का आंसर होगा सही, ट्रू आप लिखेंगे, क्योंकि a के सभी अवयव जो है b से मैच कर रहे हैं, एक संबंध बना रहे हैं, तो ये संबंध तो है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, क्या ये फंक्शन होगा, फलन होगा। आप ये बताइए फलन होगा या नहीं होगा, इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था अगर एक एलिमेंट की 2 इमेजेस हो गई तो ये फंक्शन नहीं होगा। एक अवयव के 2 आंसर्स आ रहे हैं, 2 आपके प्रतिबिंब आ रहे हैं, तो अवयव नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 का प्रतिबिंब 9 भी है, 2 का प्रतिबिंब 11 भी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 के 2 इमेजेस हैं 9 एंड 11, therefore it is not a function। या फिर 2 के 2 प्रतिबिंब हैं 9 और 11, इसीलिए फलन नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको एक इसने कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, कार्तीय गुणन दिया है z क्रॉस z का। z क्रॉस z मतलब पूर्णांक गुणा पूर्णांक, पूर्णांकों का पूर्णांक के साथ हो रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि एक फंक्शन इसका सबसेट है, इसका सबसेट है मतलब इसका सबसेट का अर्थ ये है कि पहला जो उसका अवयव होगा वो भी पूर्णांक होगा, दूसरा अवयव भी पूर्णांक होगा। पहला एलिमेंट भी इंटीजर, दूसरा एलिमेंट भी इंटीजर। और किस तरीके से दिया गया है, पहला एलिमेंट इसने ए बी के फॉर्म में दे दिया, दूसरा एलिमेंट इसने ए प्लस बी के फॉर्म में दे दिया, जहां ऑब्वियस सी बात है ए और बी पूर्णांक को बिलोंग करेंगे, इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे। अब ये कह रहा है ये बताइए कि क्या ये फंक्शन है, क्या ये फलन है, कहीं ये रिलेशन ही तो नहीं है। तो फलन की वही कंडीशन है कि एक की इमेज होनी चाहिए एक। अब मैं ये प्रूफ करने वाली हूँ कि यहाँ पे एक एलिमेंट की 2 इमेजेस आ रही है। कैसे, मैं ए बी की वैल्यू देखो, ए बी एक पहला एक्स है इसमें, ठीक है। ए बी की वैल्यू सपोज मैं 6 ले लूं, राइट। इस पूरे ए बी की वैल्यू मैंने 6 ले ली, तो अब मैं इस 6 को कैसे लिख सकती हूँ, 6 into 1 लिख सकती हूँ, या तो मैं इस 6 को 3 into 2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। उस हिसाब से a प्लस बी क्या आएगा बताइए आप, a प्लस बी पहले के हिसाब से 6 + 1 कितना आ रहा है 7, और दूसरे के हिसाब से ये 3 + 2 5 आ रहा है। यानी कि एक एलिमेंट 6 के लिए कितनी इमेजेस आ रही है, 2, 7 और 5। तो इसलिए जो ये रिलेशन तो होगा लेकिन एक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट्स के लिए आ रही है इमेजेस 2, एक अवयव के लिए आ रहे हैं प्रतिबिंब 2, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक सेट फिर से दे दिया गया है, और सेट
इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से एक आपको एफ दे दिया गया है। देखिए एफ लिखा है उसने, तो जरूरी नहीं है फलन है, वो रिलेशन भी हो सकता है, वो फंक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है, तभी वो आपको बार बार चेक करने के लिए कह रहा है। ए इक्वल्स टू इसने दे दिया 9, 10, 11, 12, 13, राइट, और इसने एफ दे दिया, हमें नहीं मालूम ये रिलेशन है या फंक्शन है, लेकिन ए से लेकर एन में जा रहा है, यानी कि डोमेन एक्स की वैल्यूज तो हमें यही लेनी है, और जो आंसर आपका आ रहा है वो एन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब इसने किस तरीके से डिफाइन किया है कि एफ एन बराबर होगा द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, या फिर एफ एन किस तरीके से डिफाइन है, जो एन आपने अंदर लिया है उसका सबसे जो बड़ा अभाज्य गुणनखंड होगा वो आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है, सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड। ओके, अब जैसे मैं 9 का निकालती हूँ, अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, इसकी रेंज हमको निकालनी है, रेंज इसकी निकालनी है, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए हमें उसके आंसर्स निकालने हैं। रेंज का मतलब ये होता है कि एक्स के लिए वाई की वैल्यूज तो वो आपको निकालनी है, तो 9 के लिए पहले आप निकाल ले। 9 के अगर मैं फैक्टर्स करती हूँ तो देखो क्या आएंगे 9 के फैक्टर्स, 3 इंटू 3, तो सबसे बड़ा अभाज्य फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि F9 अगर मैं निकालती हूँ पहले वाले एलिमेंट के लिए तो आंसर मेरा 3 आता है, क्योंकि सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड लेना है। इसमें तो 2 ही गुणनखंड है, 3 और 3 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स आते हैं, 3 है 3, तो 3 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो आंसर विल बी 3, राइट। दूसरा ले लेते हैं हम 10, 10 के क्या क्या हम फैक्टर्स कर सकते हैं, 2 इंटू 5, आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनमें से बड़े वाले को लेना है, क्योंकि हाईएस्ट बोल रहा है ये उस सबसे बड़ा, तो इसमें क्या आ जाएगा, F10 कितना आ जाएगा 5, राइट। इसी तरीके से आप 11 की कीजिए, 11 के तो एक ही होगा 1 इंटू 11, तो 11 अभाज्य है, तो F11 कितना आ जाएगा 11। इसी तरीके से 12 के फैक्टर्स कीजिए, 3 इंटू 4, तो इसमें 4 बड़ा है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, अगर हम इसको फर्दर फैक्टराइज करते तो 2 इंटू 2 आता, तो 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो अभाज्य जो बड़ी आ रही है वो 3 ही आ रहा है, तो F12 कितना आ गया 3। इसी के लिए से 13 के लिए निकाल लीजिए, 13 इंटू 1 लिखेंगे तो F13 आ जाएगा आपके पास 13, ठीक है। तो आपकी रेंज क्या आ गई इसकी, आपने वैल्यूज जब x की पुट करी तो रेंज आपकी क्या आ गई, 3 आई, 5 आया, 11 आया, 3 आया और 13 आया। तो इस तरीके से हमने ये पूरी एक्सरसाइज जो है सॉल्व कर ली। थैंक यू एवरीवन।